डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लेंगे गैसियस स्टेट। तो ये मैटर होता क्या है, मैटर किस चीज़ को कहते हैं। अगर मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं 7th 8th क्लास में, तो वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज गॉट मास इज कॉल्ड मैटर। यही कहते हैं ना, शाबाश। अब ये मैटर जो है, मैटर बना हुआ रहता है, कोई भी मैटर है जो जिसका वजन हो, जो जगह घेरता हो, ये या तो एटम्स से बना रहता है या मॉलिक्यूल्स से बना रहता है। लेकिन अगर हम बेस पे जाएंगे, बहुत ही नीचे जाएंगे, तो हमें एटम्स ही मिलेंगे। जैसे डेमोक्रेटस और कनाडा, उन्होंने भी कहा था कि हम अगर चीज़ों को तोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एक छोटे से पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे, जिसको बाद में डाल्टन ने नाम दिया एटम, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। हालांकि उस टाइम पे वो ठीक था, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ, क्योंकि आजकल हम एटम्स को फर्दर ब्रेक करते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर उनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को फिर क्वार्क्स में ये करते हैं डिवाइड। चलो खैर, वो अलग बात है। लेकिन हम आते हैं मैटर पे। तो मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी मैटर हो, वो या तो सिंपली प्योर एटम से बना हुआ रहेगा या फिर मॉलिक्यूल से बना हुआ रहेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कॉपर है हमारे पास में, कॉपर बना हुआ रहता है सिर्फ एटम्स का, या आयरन बना हुआ रहता है एटम्स का। और हमारे पास में जो वाटर है, वाटर H2O, या ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये भी मैटर है। तो ये बना हुआ रहता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक। अब अगर हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल लेंगे, या एक इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, या एक इंडिविजुअल एटम लेंगे, तो ये इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मैटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज नहीं रहती, बल्कि वो बल्क प्रॉपर्टीज रहती है, बल्क प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं, या मैटर को जब हम पढ़ते हैं, हम उसको बल्क लेवल पे पढ़ते हैं। बल्क लेवल, बल्क लेवल मतलब हम एग्रीगेट पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखना। हम यहाँ पे जो मैटर को स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो हम पढ़ते हैं बल्क प्रॉपर्टीज, बल्क स्टेट्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर एक्चुअली बल्क प्रॉपर्टीज, नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो सकते हैं। ये होगी एक बात। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, या इसका जो नेचर रहता है मैटर का, इसका जो स्टेट रहता है मैटर का, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं बताता हूं आपको क्या। सबसे पहले डिपेंड करेगा कि इस मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, या मैं बताऊंगा कंस्टिट्यूएंट्स मैटर के क्या है, उस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, यानी किस तरह के एटम्स से बना हुआ रहता है। जैसे कॉपर जो है, कॉपर, वो कॉपर एटम्स का बना हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी। जबकि आयरन जो है, आयरन वो आयरन एटम्स का बना रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग रहती हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो कंस्टिट्यूएंट्स पे भी डिपेंड करती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, यानी इसकी बनावट कैसी, इसकी कंपोजिशन कैसी है, कंपोजिशन,
जैसे अगर आप वाटर लेंगे, वाटर भी मॉलिक्यूल है और H2SO4 भी मॉलिक्यूल है। वाटर हम पीते हैं, क्या H2SO4 पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक, और ये डिपेंड करता है इसकी के कंस्टिट्यूएंट्स पे, इसके कंपोजिशन पे और इसकी बॉन्डिंग पे, किस तरह की बॉन्डिंग है इसमें, किस तरह के एटम्स हैं। समझ में आया? तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, वो करती है डिपेंड कंडीशंस पे। कंडीशंस जैसे इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, ठीक, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो इन कंडीशंस पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज ना सिर्फ कंपोजिशन और कंस्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है, बल्कि कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक, किसकी प्रॉपर्टीज? मैटर की प्रॉपर्टीज। और अगर हमें इन चीजों को समझना होगा, अगर हमें समझना है, तो फिर सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं ना केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मैटर को, हम केमिकल क्लासिफिकेशन, इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और दूसरी फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी इसकी केमिकल क्लासेस रहते हैं और फिजिकल क्लासेस रहते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन मीन इसका कंपोजिशन क्या है, वेदर दिस मैटर इज प्योर और मिक्सचर। प्योर में जैसे एक तरह के एटम से बना हुआ है क्या, एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है क्या, और ये एटम्स किस तरह के हैं, ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, क्या है ये, मतलब ये प्योर सब्सटेंसेस किस चीज के बने हुए हैं। ठीक, ये रहता है इसका कंपोजिशन। इस तरह से मिक्सचर में जैसे अगर हम वाटर लेंगे, वाटर मीन्स प्योर, वो एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम वाटर में शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, तो ब्राइन इज ए मिक्सचर। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ये केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, इसे हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकली कैसा है मैटर। क्या ये मैटर गैस जैसा दिखता है आपको, या आपको लिक्विड लग रहा है ये, क्या आपको ये सॉलिड लग रहा है। दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड दिस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, दीज आर कॉल्ड 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको कहते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। 3 मेन स्टेट है ये मैटर की। बात समझ में आ गई? गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है। अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये किस पे डिपेंड करते हैं। देखो, इनका तो हमें पता चल गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये मिक्सचर हो, ये प्योर, ये तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये अलग अलग क्यों है, और इनकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स किस पे डिपेंड करती हैं, तो ये समझना हमें। इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो 2 मेन चीजों पे डिपेंड करती हैं। वो 2 मेन चीजें कौन सी है? एक तो मैंने ऊपर भी आपको बता दी, एक है नेचर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, या मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूंगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, यानी जिस चीज का ये मैटर बना हुआ है उनका नेचर कैसा है, उनका आपस में क्या रिश्ता है, किस तरह की रिलेशंस है। जैसे अगर मैं बताऊं कॉपर एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, ठीक।
और सॉलिड स्टेट क्यों है ये? क्योंकि कॉपर और कॉपर के बीच में जो रिलेशन है वो उसको डिफाइन करती है। ये हो गया एक। दूसरा यानी नेचर और पार्टिकल इंटरेक्शन बोलूंगा मैं, या पार्टिकल्स का आपस में रिलेशन। कौन से पार्टिकल्स का? जिन पार्टिकल्स का मैटर बना हुआ है उनका आपस में क्या रिलेशन है वो देखना हमें। उस पर डिपेंड करता है ये स्टेट्स ऑफ मैटर। और दूसरा डिपेंड करता है ये कंडीशंस पे। कंडीशंस कैसी है, ठीक है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये चीजें जो है ना मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। तो यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, और सॉलिड क्या होता है, और ये कब एग्जिस्ट करते हैं, और मैटर क्यों एग्जिस्ट करता है एज गैस, एज लिक्विड, एज सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम ये गैस, लिक्विड और सॉलिड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, बेसिक डेफिनेशंस जो हम बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, वहां पे क्या पढ़ते हैं हम कहते हैं कि सॉलिड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट शेप होगी। यही पढ़ते हैं ना। लिक्विड्स को बताते हैं कि यहां पे डेफिनेट वॉल्यूम तो है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। यही कहते हैं ना, शाबाश। और गैसेस का कहते हैं इसमें ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। शेप ये याद रखना, यही कहते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में। एक तो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और इनके बीच में रिलेशन कैसी है। दूसरा डिपेंड करता है कंडीशंस पे। समझ में आ रहा? तो इनके बेसिस पे हम ये समझा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस लिक्विड क्यों है, कोई सब्सटेंस गैस क्यों है, और कोई सब्सटेंस सॉलिड क्यों है। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो सबसे पहले लेते हैं हम गैस। गैस में हम देखते हैं सबसे पहली जो चीज है वो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। गैस में गैस मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, गैस एटम्स जो रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, और इसमें जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रहती है ये बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। जबकि सॉलिड में ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम, वेरी स्मॉल बोलूंगा, वेरी स्मॉल। बात समझ में आ गई? बहुत ही कम रहती है। और यहां पे मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब न ज्यादा न कम। गैस में जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, लिक्विड में वाटर है, सॉलिड में हम सपोज आयरन लेंगे। हाइड्रोजन का कोई शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। लिक्विड का यानी वाटर का वॉल्यूम तो बनता है लेकिन शेप नहीं बनती। और इसका आयरन का सॉलिड शेप भी है और सॉलिड वॉल्यूम भी है। अच्छा, और एक बात, इसमें गैस में कोई सरफेस बनती है क्या? नो सरफेस। इसमें सरफेस बनती है? यस, सरफेस बनती है इसमें, क्योंकि मतलब उसमें वॉल्यूम बनता है, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, और शेप ऑफ लिक्विड मीन शेप ऑफ कंटेनर, और उसमें सरफेस भी बनती है ऊपर की सरफेस। जैसे पानी का गिलास है, पानी का गिलास लिया हमने, ये इसकी सरफेस है, ऊपर की सरफेस, पानी की सरफेस। और यहाँ पे सरफेस बनती है ना, तो इसमें सरफेस रहती है। तो गैसेस में कोई सरफेस नहीं रहती। अच्छा, अब आते हैं वापस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है ये सॉलिड्स में बहुत कम रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे मॉडरेट रहता है। अब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से
या मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में डिस्टेंस इसलिए कम रहती है क्योंकि यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे सॉलिड्स में। जबकि गैसेस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस ले लो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ले लो, ये बहुत ही कम रहती है, वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। और जबकि यहाँ पे ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस लिक्विड्स में ये मॉडरेट रहती है, मॉडरेट ये दरमियाने दर्जे की। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंटर पार्टिकल रिलेशन है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, वो मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये हो गई एक बात। अभी मैं आ रहा हूँ जो हमारा मेन पॉइंट है, ये वेरी लो लिखता हूँ, वेरी लो, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैंने आपको ये अंदर की कहानी तो बता दी, इनका नेचर तो बता दिया कि डिस्टेंसेस कम हुई तो क्या होगा, ज़्यादा हुई तो क्या होगा। लेकिन क्या बाहर की कंडीशंस इस पे असरअंदाज होती है, यानी इसके ऊपर इनका फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर हमारे पास में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बहुत ही कम हो गई, किससे कम हो गई? थर्मल एजिटेशन से या थर्मल एनर्जी से, याद रखना, थर्मल एनर्जी से, थर्मल एजिटेशन से या मॉलिक्यूलर मोशन से। बात मेरी समझ लेना, मॉलिक्यूलर मोशन से। किससे मैं लिखूंगा? मॉलिक्यूलर मोशन। और मॉलिक्यूलर मोशन किस पे डिपेंड करता है? थर्मल एनर्जी पे। थर्मल एनर्जी यानी ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मीन्स एक्सटर्नल कंडीशन। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगी। और अगर वो बहुत ही कम हो गई तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और ये गैस बनाएंगे। सो याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन केस ऑफ गैसेस इज़ वेरी मच लेस देन थर्मल एनर्जी। या मैं ऐसा कहूँगा कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आई इज़ वेरी मच लेस देन थर्मल एनर्जी या थर्मल मोशन। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब बात करते हैं लिक्विड्स की, सॉलिड्स की। लिक्विड्स पे बाद में आएंगे। देखो यहाँ पे पार्टिकल और पार्टिकल के दरमियान जो इंटरेक्शन रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। या मैं कहूँगा कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोशन। या मैं कहूँगा थर्मल मोशन। यानी ये मॉलिक्यूल्स हिलते नहीं है ज़्यादा, बल्कि रुके रहते हैं। यहाँ पे ये रुके रहते हैं, सुगड़े हुए रहते हैं। यानी यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये इन मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को हिलने नहीं देता। इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर मोशन या थर्मल मोशन से ज़्यादा रहता है। समझ में आया? कहाँ पे? सॉलिड्स में। अब लिक्विड्स के बात करेंगे। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो हाई रहता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मोशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना सॉलिड्स में रहता है। यहाँ पे तो ये ज़्यादा रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बस इतना ज़्यादा कि ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है। लेकिन मोशन भी यहाँ पे रहती है, मोशन यहाँ पे रहती है लिक्विड्स में। इसमें मॉलिक्यूलर मोशन रहती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर मोशंस जो है या थर्मल मोशंस उतने ज़्यादा नहीं रहते। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये हो गई एक बात।
अब और एक बात मैं बताऊंगा आपको, जब यहाँ पे थर्मल मोशन ज़्यादा है, समझ में है ना, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी मतलब ये मोशन में ज़्यादा है, एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन, या दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर मोशन, थर्मल एनर्जी, एंड दिस मोशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ मोशन, मोशन में जो एनर्जी रहती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज वेरी मच हाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज वेरी मच हाई, बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहता है, लेकिन दिस काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, बट मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। बात समझ में आ गई? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई लोचा नहीं है, शाबाश। तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी हाई रहती है, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहती है, नेग्लिजिबल, लेकिन लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी रहती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी गैसेस में रहती है। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा रही तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं ना, कंटिन्यूसली मूव करेंगे, और इनके बीच में जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होगी, और स्पेस ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा मूव करेंगे, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाई होगा। जबकि अगर हम यही गैस या यही पार्टिकल सॉलिड स्टेट में लेंगे, तो क्या होगा? सॉलिड स्टेट में इसका जो वॉल्यूम है, सपोज हम वाटर को इसके बारे में और एक चीज़ बताऊं, वाटर को अगर हम गैसियस स्टेट में लेंगे, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम कम होगा, है ना। या अभी वाटर की बात नहीं करता हूँ मैं किसी और चीज़ की बात करता हूँ, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ो, हम अमोनिया गैस लेते हैं, अमोनिया या नाइट्रोजन लेते हैं। अमोनिया को हम गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट तीनों में ला सकते हैं। जितना हम गैस से सॉलिड की तरफ जाएंगे उतना वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। यहां तक क्लियर है? शाबाश। देखो, अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें गैसेस को मॉडर्न वे से डिफाइन करना हो, और हमें लिक्विड्स को मॉडर्न वे से डिफाइन करना हो, और सॉलिड्स को मॉडर्न वे से डिफाइन करना हो, तो हमारे पास में और एक खास डेफिनेशन है। वो क्या है? देखो, किसी भी चीज़ को हम गैस तभी मानते हैं जब वो रूम टेम्परेचर पे गैस होगी, यानी गैसियस स्टेट हम तभी बोलेंगे इसको, या गैस बोलेंगे किसी सब्सटेंस को, इफ इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर और टी। लिक्विड को हम तभी लिक्विड मानते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जब वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होगा, एट और टी। सॉलिड को हम सॉलिड तभी मानेंगे कि ये सॉलिड स्टेट ही है, यानी ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये सब्सटेंस, जब वो सॉलिड होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी अगर हम सब्सटेंसेस या मैटर को लेंगे तीन स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गैसियस सब्सटेंस है, कि ये सब्सटेंस जो है ये गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है? तो हम कहते हैं एक्चुअली वो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, कि रूम टेम्परेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, वरना कंडीशंस चेंज कर करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेफिनेशन की बात। तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कहूँगा कि गैस एक वो सब्सटेंस है, एक वो मैटर है जिसका, मैं ऐसा बोलूँगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना, लेस देन रूम टेम्परेचर रहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर ऑलरेडी रहता है।
है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, इफ इट इज लेस देन रूम टेम्परेचर देन वी कैन से इट इज गैस। जैसे कोई भी गैस ले लो, वो रूम टेम्परेचर के बिलो ही बॉयल हुई रहती है और गैस स्टेट में चली जाती। बात समझ में आ गई। अब हम लिक्विड किसको कहेंगे? हम कहेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम रहता है। और सॉलिड किसको कहेंगे? जिसका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई रहता है, उसी को हम कहते हैं सॉलिड। बात समझ में आ गई ना? तो ये हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, वरना अगर हम किसी भी सब्सटेंस की कंडीशंस चेंज करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा था ना कि कंडीशंस पे भी स्टेट डिपेंड करता है। अगर हम किसी सब्सटेंस की कंडीशंस चेंज करते हैं, कौन सी कंडीशंस? टेम्परेचर, प्रेशर, मास वगैरह, तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर ले लूं, क्या ले लूं? वाटर को अगर मैं टेम्परेचर हाई दे दूं और प्रेशर रख दूं 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना समझा देता हूं, और टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा मैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें? वेपर में। ठीक, सॉरी, चलो इसको मैं उल्टा लिख देता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखा तो मैंने ठीक ही है, लेकिन डायरेक्शन गलत तरीके से डाल दी। वाटर को अगर मैं टेम्परेचर कितना दे दूं? 100 डिग्री सेल्सियस, कितने पे? 1 atm पे। याद रखना, प्रेशर पे का भी असर रहता है, मैंने बताया ना, कंडीशंस का असर पड़ता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर यानी गैसियस स्टेट में। और अगर मैं इसका टेम्परेचर कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, कितना? 0 डिग्री तक ला लूं, 0 डिग्री सेल्सियस तक ला लूं, तो ये शुरू हो जाएगा कन्वर्ट होना किसमें? सॉलिड में। तो ये जो टेम्परेचर्स हैं, दीज टू टेम्परेचर्स, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन टेम्परेचर्स। याद रखना, वो टेम्परेचर जहां पे फेज या स्टेट चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर के अलग अलग माने भी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता हूं इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, तो मैं बोलूंगा कि आई एम बॉइलिंग दिस वाटर, और इस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से यहां से जाएंगे, अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे, तो इस ट्रांजिशन टेम्परेचर को मैं बोलूंगा उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हम फ्रीज कर रहे हैं, इसको फ्रीजिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं उल्टा आता हूं, सॉलिड आइस को ले लूं और उसको 0 डिग्री पे लेके आऊं, तो वहां पे वाटर बनना शुरू हो जाएगा, यानी 0 पे ट्रांजिशन हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो तब मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं वेपर को वापस कंडेंस करूं, कूल करूं, बिलो 100 लेके आओ, यानी 100 के ऊपर, सपोज ये यहाँ पे 120 पे, इसको 100 पे लेके आओ, तो यहाँ पे वाटर बनना भी शुरू हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। वाटर बनना शुरू हो जाएगा, तब उस केस में बता सकता हूँ कि ये जो है, मैं इसको कंडेंस कर रहा हूँ, कंडेंसेशन टेम्परेचर है ये, ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट, राइट। बात मेरी समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे कि ये एक ही बात को बॉइलिंग पॉइंट भी बोल रहा है और कंडेंसेशन भी बोल रहा है और उसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल रहा है और उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल रहा है। देखो, एक्चुअली ये जो टेम्परेचर है ना, दीज टू टेम्परेचर्स, चाहे 100 हो या 0 है, यहाँ पे दो फेजेस, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहाँ पे ये दो फेजेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं, वाटर और वेपर। ये बात याद रखना।
अगर मैं 101 डिग्री जाऊं तब सिर्फ वेपर रहेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जाऊं सपोज -1 तो सिर्फ सॉलिड रहेगा, इतना याद रखना। लेकिन इन टेम्परेचर्स पे 2-2 फेजेस रहेंगे। कितने फेजेस? 2-2 फेजेस। ये बात याद रख लेना, ठीक। अब आपसे मैंने पहले ही कहा था कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे मैं कंडीशंस चेंज कर रहा हूं तो स्टेट चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं वेपर को कंप्रेस कर दूं, यानी इस 100 डिग्री पे या 101 डिग्री पे वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता हूं पहले, उसके बाद में उसको मैं प्रेशर देता हूं 1 एटमॉस्फेयर के बदले में 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, तो फिर ये वापस ही वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होगा। या अगर मैं 98 डिग्री पे वाटर ले लूं, उसके बाद में उसका प्रेशर कम कर दूं तो वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कंडीशन चेंज करने से स्टेट चेंज होता है। अब और एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, वो ये है कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? देखो ये डिफरेंस यहां से पता चलेगी। जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे एग्जिस्ट करता है, यानी जो सब्सटेंस एक्चुअली लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, अगर हम उसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो गैसियस फेज है वो कहलाएगा वाटर। जबकि इसका जो वेपर ओरिजिनल फेज इसका क्या है? ओरिजिनल फेज इसका क्या है? लिक्विड वाटर है, ठीक। यानी that gaseous phase whose original phase at room temperature is liquid, then that gaseous phase will be called as what? Vapor. उनको हम कहते हैं वेपर। तो वेपर means the substance which exists in gaseous state under some conditions, but its actual state is, or its original state at room temperature is liquid state, उसको कहते हैं हम वेपर। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस स्टेट पे बात करेंगे। हम गैसेस के टाइप्स देखेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।